वीर और प्रशांत एक सुनसान रास्ते पर अपनी कार दौड़ाए जा रहे थे। वीर कहता है, यार स्पीड थोड़ा कम कर, मरवाएगा क्या? इतनी मुश्किल से तो ऑफिस से छुट्टी ली है कुछ दिनों की कि एंजॉय करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि तू मुझे जिंदा देखना भी चाहता है। प्रशांत बोला, चुप कर, क्या फालतू बकवास कर रहा है? शुभ शुभ बोल। मेरे बोलने से क्या होता है? तू अपनी स्पीड तो देख। आखिर किस बात की जल्दी है तुझे? बस ये जो आगे वो पुरानी हवेली से आगे निकल जाने दे, फिर तुझे बता दूंगा। तब तक चुप करके बैठ। क्या बात है, उस हवेली में कोई भूत या चुड़ैल का चक्कर है क्या? कहकर वीर हंसने लगता है। प्रशांत शांति से गाड़ी जल्द से जल्द यहाँ से भगा ले जाना चाहता था। उसका पूरा ध्यान रोड पर ही था। वीर के फार्म हाउस पर वो दोनों अपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ दिन मौज मस्ती करना चाहते थे। रवि, प्रशांत, राहुल और विजय, ये चारों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही उन्होंने तय किया था कि कम से कम साल में एक बार हम ज़रूर मिलेंगे और साथ में खूब मस्ती भी करेंगे। रवि, प्रशांत एक ही शहर से थे, एक साथ काम भी करते थे, तो दोनों एक साथ ही जा रहे थे। राहुल और विजय दूसरे शहर से थे। दोनों का घर भी पास ही था, तो वो दोनों एक साथ ही फार्म हाउस पर मिलने वाले थे। वीर और प्रशांत एक ही शहर के थे और एक ही ऑफिस में काम भी करते थे, तो दोनों ने एक साथ जाने का प्लान बनाया। ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी। अभी इस समय रात के 10 बज रहे थे। प्रशांत बहुत ही बेचैन लग रहा था। वीर यह बात नोटिस कर रहा था। एक बार पूछने की कोशिश भी की थी, पर प्रशांत ने बात टाल दी। अरे यार, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? प्रशांत स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोला। क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद पड़ गई? देखता हूँ, कहकर प्रशांत गाड़ी से नीचे उतरा। सामने कुछ दूरी पर वही पुरानी हवेली थी जिसका जिक्र प्रशांत कर रहा था अभी कुछ देर पहले। प्रशांत कुछ देर बाद वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई है क्या? नहीं, सब ठीक है, मैंने देख ली है, कहते हुए प्रशांत ने गाड़ी स्टार्ट की, जो कि नहीं हुई। रवि बोला, तू बैठ, मैं देखता हूँ। रवि गाड़ी से नीचे उतर कर पीछे जाकर डिग्गी खोलकर कुछ सामान निकालने लगा, तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का मारा हो। वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। प्रशांत ने पूछा, क्या हुआ वीर, तेरे चेहरे पर यह डर कैसा? अभी जब मैं गाड़ी की डिग्गी खोल रहा था तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था और मैं वापस आ गया। तू जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर और निकल यहाँ से, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। प्रशांत ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की पर नाकाम रहा। रवि, देख, तू डर मत, मैं तो सोच रहा था कि तू साइंस का स्टूडेंट है तो तू भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने तुझे यह बात नहीं बताई। प्रशांत बोल रहा था और रवि उसका चेहरा देख उसे सुन रहा था। आगे प्रशांत ने बोलना शुरू किया। मेरे पापा बोलते हैं इधर कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली है जिसमें भूत प्रेत रहते हैं। पापा ने यह भी बोला था कि इस रास्ते से कभी नहीं जाना, खासकर रात में 7 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुझे यह बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी, फिर क्यों लाया इस रास्ते से? रवि ने नाराज होते हुए कहा। बहुत देर हो गई थी तो मैंने सोचा हम जल्द ही फार्म हाउस पहुंच जाएंगे इस रास्ते से। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जल्दी के चक्कर में हम ऊपर पहुंच जाए, रवि नाराज होते हुए बोला। तभी दूर कहीं से कुत्ते की रोने की आवाज़ आने लगी। कुछ कुत्ते भौंक भी रहे थे, जिसे सुन वो दोनों काफ़ी हद तक डर गए थे। प्रशांत बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किए जा रहा था। रवि ने गाड़ी से बाहर देखा तो दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूर तक सिर्फ खामोशी छाई थी, सिवाय कुत्तों की आवाज़ के और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कुत्तों की आवाज़ सुन रवि के मन में जिज्ञासा हो रही थी, आखिर किधर से कुत्ते की आवाज़ आ रही है, वो रो क्यों रहे हैं? रवि बड़े ध्यान से बाहर देखने लगा। तभी उसे लगा जैसे कोई गाड़ी के बाहर उसके बगल से तेजी से एक परछाई गुजरी हो।
रवि को एक कंपा देने वाली ठंडी हवा के झोंके का महसूस हुआ। वो प्रशांत से कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा वही परछाई प्रशांत के साइड में गाड़ी के बाहर ही खड़ी थी। ये देखकर तो डर के मारे रवि का बुरा हाल था। प्रशांत ने जब रवि को देखा तो पूछा, क्या हुआ तुझे? तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तुम ठीक तो हो? रवि ने उसे इशारे में अपने बगल में देखने को बोला। क्या है इधर? कुछ भी तो नहीं है। रवि ने देखा, सच में कुछ भी तो नहीं था। जहाँ कुछ ही देर पहले एक परछाई खड़ी दिखी थी, रवि को अब उस जगह पर कुछ भी नहीं दिखा था। रवि सोचने लगा, कहीं मेरा वहम तो नहीं था? मेरे मन में ही शायद डर बैठ गया है। इस माहौल को लेकर रवि खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था। तभी उसने गाड़ी के शीशे में देखा, पीछे वाली सीट पर वही परछाई बैठी हुई दिखी। रवि अपने जगह पर ही जम गया। उसके मुख से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तभी प्रशांत खुश होते हुए बोला, रवि गाड़ी स्टार्ट हो गई यार। जब प्रशांत ने रवि को देखा तो वह मुंह फाड़े शीशे में देखे जा रहा था। प्रशांत उसका कंधा जोर से हिलाते हुए बोला, क्या हुआ तुझे? अजीब सी हरकत क्यों कर रहा है? देख गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब जाकर रवि को होश आया तो देखा पीछे कोई नहीं था। रवि बोला, चल जल्दी निकल यहाँ से। यहाँ हमारे अलावा भी कोई तो है जो मुझे महसूस हो रहा है। प्रशांत हंसते हुए बोला, कुछ नहीं है, वहम होगा तेरा। मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं दिखा ऐसा जिस पर मैं शक कर सकूं। रवि चुप ही रहा क्योंकि वो जानता था जब तक प्रशांत खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होगा। प्रशांत गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ता है तो गाड़ी हवेली के सामने जाकर फिर से बंद हो जाती है। अंधेरी सुनसान सड़क पर कोई भी गाड़ी या इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। अब रवि और प्रशांत दोनों का मन विचलित हो उठा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। लिफ्ट भी मिलने का कोई चांस नहीं था। तभी आसमान में काले बादल घिरने लगे, हवाएं चलने लगी। जो हवा कम आंधी ज़्यादा थी। रवि और प्रशांत को लगा जैसे वो किसी मछली बाजार में आ गए हों। अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। दोनों ने अपना मुंह और नाक दबा लिया था। रवि बोला, देख अब मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। चल कुछ दूर पैदल ही चलते हैं। क्या पता आगे कोई लिफ्ट ही मिल जाए। यहाँ बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तू ठीक बोल रहा है। चल गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, कल ड्राइवर आकर ले जाएगा। दोनों कुछ दूर आगे बढ़ते हैं। तभी एक काला हट्टा कट्टा पहलवान सा दिखने वाला काले कपड़े पहने एक आदमी अचानक से इनको दिखाई देता है। प्रशांत और रवि ने सोचा शायद कोई मदद मिल जाए इससे। यही सोच वो दोनों उस आदमी के पीछे जल्दी से जाते हैं। ओ भाई साहब, जरा एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, प्रशांत हाँफते हुए बोला। तेज तेज चलने की वजह से उन दोनों की सांसें चढ़ गई थी। वो काला आदमी रुक जाता है और पीछे नहीं मुड़ता। रवि उसके आगे जा खड़ा होता है, पर जब उसके चेहरे को देखता है तो जरा सा डर जाता है। एक तो उसका काला रंग, उस पर से काले कपड़े, बड़ी बड़ी खून उबलती आंखें और उसके चेहरे पर घनी मूछें उसको और भी डरावना बना रही थी। प्रशांत बोला, भाई साहब क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है? हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और कोई दिख भी नहीं रहा है। काफ़ी समय हो गया हमको यहाँ खड़े हुए, पर कोई भी नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ आसपास कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा आपको। इस समय कोई भी इधर नहीं आता। आप लोग कैसे आ गए? बस फंस गए हैं। भाई कोई लिफ्ट मिल सकती है क्या? रवि ने डरते हुए धीमे स्वर में पूछा। नहीं, इस समय कोई लिफ्ट नहीं मिलती। यहाँ उस आदमी ने रवि को घूरते हुए जवाब दिया और अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा भाई साहब, कहीं आज रात गुजारने की जगह मिल जाती तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्रशांत ने विनम्रता से कहा। वह आदमी बारी बारी दोनों को देखते हुए बोला, यहाँ के लोग किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने देते, तो मुश्किल होगा आपका यहाँ रात गुजारना।
भाई साहब, आप ही कोई रास्ता निकालिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं जहाँ जा रहा हूँ, क्या आप लोग वहाँ जा सकोगे? उस आदमी ने सवाल किया। रवि ने प्रशांत को देखकर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तभी प्रशांत बोला, हाँ क्यों नहीं, हम आपके साथ ही चलते हैं, चलिए। वो आदमी अपने पीछे आने का कहकर चलने लगा। रवि ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोला, तू पागल हो गया है? वो जाने हमें कहाँ ले जाएगा और तूने बिना कुछ सोचे उस पर भरोसा कर लिया। देख उसे, वो खुद ही भूत लग रहा है, मुझे तो उसको देखते ही डर लगने लगा। प्रशांत बोला, और कोई दूसरा ऑप्शन है तेरे पास तो बोल। मैं नहीं जाता, ठीक है बोल। रवि ने ना में गर्दन हिला दिया। हाँ तो अब चुपचाप चल, फिर नहीं तो वो आगे निकल जाएगा तो कोई और मिलने से रहा हमें इस सुनसान जगह पर। वो आदमी उसी हवेली के गेट पर जाकर रुक जाता है, पीछे मुड़कर बोलता है, आइए, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, रात में मैं यहीं रहता हूँ। रवि और प्रशांत हक्का बक्का से कभी उसको देखते तो कभी एक दूसरे को। अब उन दोनों को ही समझ नहीं आता है कि कहाँ जाए। तभी हवा और भी तेज हो जाती है, बादल गरजने के साथ ही बरसने भी लगते हैं। दोनों दौड़कर हवेली में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो दोनों हवेली में प्रवेश करते हैं, अचानक उनके चारों ओर धुआं सा छा जाता है, गहरा सफ़ेद धुआं। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, बाहर का दरवाज़ा ज़ोर से आवाज़ के साथ ही बंद हो जाता है। रवि दरवाजे के पास भागता है। तभी वो काला आदमी आ जाता है। परेशान ना होए, ये दरवाज़ा हवा चलने पर खुद ही बंद हो जाता है। आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे? चाय बना दूं या कुछ खाना चाहोगे? वैसे भी रात के 11 बज चुके हैं, आपको भूख भी लगी होगी, मैं कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। इतना बोल वह हवेली में बने रसोई में चला जाता है। प्रशांत पास के ही सोफे पर बैठ जाता है और रवि को भी इशारे से बैठने को बोलता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे कहानी शुरू करते हैं। प्रशांत वहीं पास में पड़े सोफे पर बैठ जाता है और रवि को भी बैठने का इशारा करता है। रवि भी प्रशांत के बगल में आकर बैठ गया और हवेली का जायज़ा लेने लगा। हवेली बाहर से जितनी डरावनी दिख रही थी, अंदर से उससे भी सुंदर बनी हुई थी। उसकी साज सजावट देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। अलग अलग दीवारों पर अलग अलग तरह की और बहुत ही महंगी पुराने ज़माने की पेंटिंग लगाई गई थी। जगह जगह हिरन और बाघ के सींग लगाए हुए थे, जिसे देखकर कुछ डरावना माहौल बन रहा था। प्रशांत हवेली का जायजा ले रहा था। रवि तो बस यह चाहता था कि कब यहाँ से भाग खड़ा हो, पर बाहर मौसम खराब, रात का समय और गाड़ी भी खराब होने की वजह से वह यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। रवि का ध्यान किचन की तरफ ही था, जिधर वो आदमी कुछ देर पहले गया था। तभी किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। रवि डर कर प्रशांत को देखने लगा। प्रशांत वापस आकर रवि के पास बैठ गया और बोला, यार बिल्ली है, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? बस कुछ घंटों की ही बात है, वैसे भी रात के 1 बज गए हैं। थोड़ी देर बस और इंतज़ार कर लो, फिर हम अपने सफ़र पर चल पड़ेंगे। तभी वो काला आदमी कुछ ब्रेड और सैंडविच चाय के साथ लेकर आया। भूख तो ज़ोर से लगी ही थी, खाने को देखकर और भी तेज हो गई थी। रवि और प्रशांत ने खाना शुरू किया। आप भी कुछ खा लीजिए, प्रशांत ने उस आदमी को कहा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया है, आप लोग खा लीजिए। अब कुछ पेट को राहत मिली है भाई, आप अगर आज नहीं मिलते तो हमारा पता नहीं क्या होता। आप यहाँ अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? डर कैसा, अब तो आदत हो गई है अकेले रहने की, उस आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आप कब से यहाँ की देखभाल कर रहे हैं? मेरे बाबा जब जिंदा थे तब से, यही कोई 50 साल से। पर आपको देखकर तो नहीं लगता आप 40 साल से ऊपर के हों।
प्रशांत ने उसे शक की नज़रों से देखते हुए कहा, आप लोग अब आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए एक कमरा खोल देता हूँ, उस आदमी ने बात बदलते हुए कहा। रवि प्रशांत का मुंह तक रहा था और प्रशांत ने रवि को उस काले आदमी के पीछे चलने का इशारा दिया। दोनों ही अपनी जगह से उठकर उस आदमी के पीछे चल पड़े। प्रशांत और रवि उस डरावने दिखने वाले काले आदमी के पीछे चलते हुए एक कमरे के सामने आ रुके। उस आदमी ने कमरे का ताला खोल उन्हें अंदर जाने का इशारा किया और आराम करने का बोल वापस चला गया। लोग झूठ में ही इतनी सुंदर हवेली को भूतिया बोलकर बदनाम कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत हवेली है, प्रशांत ने कमरे की सजावट देखते हुए कहा। तू ज़्यादा खुश मत हो, तुझे कुछ अजीब नहीं लगता यहाँ? क्या अजीब, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। मैंने जाने क्या क्या सुना था इस हवेली के बारे में, लेकिन अब तो मुझे वो सारी बातें ही झूठ लग रही हैं यहाँ आने के बाद। अच्छा एक बात बता, जब यहाँ कोई रहता ही नहीं तो फिर हवेली में इतनी साफ़ सफाई क्यों? और जब कोई यहाँ रहता ही नहीं है तो वह आदमी हमारे लिए खाने का सामान इतनी जल्दी कहाँ से ले आया? अरे तो उसने बोला ना वह यहाँ की रखवाली करता है, तो साफ़ सफाई भी उसने ही करवाई होगी। और रही बात खाने की, तो जब वह यहीं पर रहता है तो वह अपने लिए भी तो खाना लाता होगा। देख, अब तू ज़्यादा कुछ मत सोच और आराम कर, मैं भी बहुत थक गया हूँ, प्रशांत बिस्तर पर गिरते हुए बोला। रवि ने अपना सामान कमरे के एक कोने में रखा और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद उसकी नज़र रूम में रखी शराब की बोतलों पर गई। रवि ने एक रेड वाइन की बोतल ली और उसको खोलकर 2-3 पैग पीते हुए प्रशांत के पास आया और बोला, ले तू भी 2-3 पैग लगा ले, सारी थकान मिट जाएगी। प्रशांत ने भी 2-3 पैग पी ली और अपने मोबाइल को देखने लगा। क्या देख रहा है, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है जो किसी को फ़ोन कर सके, रवि लाचारी से बोला। कॉल नहीं लगेगी पर गाने तो सुन सकते हैं ना, गाने सुनने से मुझे अच्छी नींद आती है, कहते हुए प्रशांत ने कोई गाना लगा दिया। कुछ ही देर बाद प्रशांत को झपकी आने लगी। रवि की तो नींद ही गायब थी। वो अपनी नज़रों से सारे रूम का जायजा ले रहा था। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसे सुन रवि थोड़ा सा डर गया और प्रशांत को देखा तो वह शायद गहरी नींद में सो गया था। रवि हिम्मत कर उठा, कमरे का दरवाज़ा खोल, जिधर से आवाज़ आई थी उधर ही डरते हुए धीरे धीरे चलने लगा। कुछ दूरी पर ही फ्लावर पॉट फर्श पर टूटकर बिखरा पड़ा था। रवि वहीं खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। तभी लाइट बंद और चालू होने लगी। कुछ देर बाद ही सारी हवेली की लाइट चलने और बुझने लगी, जिसे देखकर रवि बुरी तरह से डर गया और डर के मारे पसीने से भीग गया था। अचानक से सब शांत हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रवि खुद को संभालते हुए कांपती आवाज़ में बोला, कौन है, कौन है, कौन है यहाँ? तभी एक कुर्सी हवा में उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए रवि साइड हो गया और कुर्सी दीवार से टकराकर टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुर्सी फेंककर रवि को मारी हो। यह सब देखकर रवि बुरी तरह से डर गया था और वापस रूम की तरफ मुड़कर जाने लगा। तभी वहाँ रखी सारी चीज़ें हवा में उड़कर गोल गोल घूमने लगी। रवि कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर प्रशांत भागते हुए आया। क्या हुआ रवि, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है और तू यहाँ कर क्या रहा है? वो अभी सारा सामान मेरे ऊपर घूम रहा था। रवि ने अपनी आंखें खोलकर प्रशांत को पकड़ बुरी तरह से डरते हुए बोला, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ है, यहाँ तू देख, खुद ही देख ले। रवि ने देखा तो सब कुछ अपनी जगह पर ठीक ठाक से रखा हुआ था। प्रशांत चल यहाँ से, मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना है, रवि ने प्रशांत का हाथ पकड़कर बोला। ठीक है, तू डर मत, बस कुछ घंटे और रुक जा, फिर चलते हैं यहाँ से। नहीं, मुझे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना, रवि चिल्लाते हुए बोला। ठीक है, चल अभी चलते हैं, मैं हमारा सामान लेकर आता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। प्रशांत रवि का हाथ पकड़कर नीचे हॉल की तरफ चल दिया। तभी कुछ सेकंड बाद ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा।
अब प्रशांत भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस डर के मारे दोनों ही चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन दोनों की आवाज़ को हवेली की चार दीवारी बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे रवि वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा और अचानक से एक फ्लावर पॉट प्रशांत के सिर पर आकर लगा, जिससे प्रशांत खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर पड़ा। कुछ समय के बाद जब उन दोनों को होश आया, जैसे ही उन्होंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके थे। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बताइए कमेंट करके कि मेरी बनाई हुई कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। रवि और प्रशांत को जब होश आया तो उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। दोनों ने देखा बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो दोनों बाहर की तरफ भागे। उनके दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। प्रशांत और रवि ने पूरी कोशिश की, पर उनकी सारी कोशिश नाकाम ही रही। रवि चिल्ला रहा था, कोई हमारी मदद करो। प्रशांत उसे चुप रहने के लिए समझा रहा था। रवि प्लीज़ तू चिल्ला मत, इधर कोई नहीं आने वाला हमारी मदद करने के लिए। तो क्या करूं, तू ही बोल, मरने का इंतज़ार करूं? रवि चिल्लाते हुए बोला। तभी हॉल की दीवारें घूमने लगी। रवि और प्रशांत का सर चकराने लगा। कौन है यहाँ? तुम जो भी हो हमारे सामने क्यों नहीं आते हो? प्रशांत ने हिम्मत कर जोर से चिल्लाते हुए कहा। तभी उनके सामने 6-7 फुट लंबा और काला साया उनके सामने आ खड़ा हुआ, जिसकी लाल आंखें आग उगल रही थी। भयानक डरावना काला चेहरा, जिसको देखकर कोई भी इसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। उसके बड़े घुंघराले बाल, बिना पैरों का वो काला साया जमीन से 5 फुट ऊपर हवा में ही घूम रहा था, जिसको देखते ही दोनों का गला सूखने लगा। पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। रवि ने पूछा, कौन हो तुम और हमें क्यों मारना चाहते हो? हम दोनों ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? काला साया बोला, तुम दोनों ने हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। फिर प्रशांत बोला, आखिरकार तुम क्यों सबको मारना चाहते हो? इस हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सभी की जान लेना चाहते हो? काला साया फिर बोला, कई साल पहले इसी हवेली के मालिक ने किसी गलती के बिना ही मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया था। मेरी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ और यहीं पर मुझे दफना दिया गया। अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वैसे ही मैं सभी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत ने अपने हाथ के इशारे से प्रशांत को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। हवेली के एक कोने में बने मंदिर के सामने प्रशांत जाकर गिरा। अब भूत का अगला निशाना रवि था, जो पहले से ही बहुत डरा हुआ था। भूत के एक इशारे पर रवि हवा में ऊपर उठकर लहराने लगा। चारों ओर दीवार से टकराते हुए प्रशांत के ठीक ऊपर ही जा गिरा और उसका हाथ मंदिर की चौखट से जा लगा। अब भूत ठीक उनके पीछे ही खड़ा था। रवि कर्राते हुए उठा और मंदिर की चौखट पर बैठकर प्रशांत को उठाने की कोशिश करने लगा। अब भूत ने फिर से रवि की तरफ इशारा कर उसे हवा में उड़ाने की कोशिश की, तो भूत को जोर का झटका महसूस हुआ और वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया। रवि को यह देखकर आश्चर्य हुआ और वो जोर जोर से प्रशांत को हिलाते हुए होश में लाने की कोशिश करने लगा। उस भूत ने एक बार फिर कोशिश की तो उसे और जोर का झटका लगा। अब भूत की आंखों में से खून उतर आया था, पर उस झटके ने उसे कुछ समय के लिए कमज़ोर कर दिया था।
रवि ने जब यह सब देखा तो वो प्रशांत को और भी हिम्मत के साथ उठाने लगा। तभी उसे पानी याद आया। वो अपने आसपास नज़र दौड़ाने लगा तो उसे पानी नहीं दिखा। रवि ने जब पलटकर पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर में रखा कलश देख उसमें से पानी लाने दौड़ा और जल्दी से पानी लाकर उसने प्रशांत के ऊपर उड़ेल दिया। प्रशांत को अब होश आ चुका था और भूत अभी भी उसको लगे झटके की वजह से कर्रा रहा था। प्रशांत ने रवि का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ दबे पांव चलने का इशारा किया। भूत की नज़र दोनों पर पड़ी तो वो एक बार फिर से उनके सामने आ खड़ा हुआ। रवि की तो चीख ही निकल गई। डर के मारे वो 4 कदम पीछे की ओर चला गया। आगे प्रशांत रह गया था। तो भूत उसके पास आया। जैसे ही वह प्रशांत की तरफ बढ़ने लगा तो उसके जिस्म से चिंगारी निकलने लगी। वह दर्द के मारे कर्रा उठा। रवि ने देखा फर्श पर पानी गिरा था जिसकी वजह से भूत को जलन हो रही थी। अब रवि को समझते देर न लगी कि यह कोई आम पानी न होकर गंगा जल है। रवि और प्रशांत यहाँ से भागने की जल्दी में जो मंदिर में रखा कलश था उसको वहीं पर रखना भूल गए थे और अपने साथ ही ले आए थे। अब भूत भी क्रोधित हो गया था और ऊपर उड़ने लगा। वहाँ रखी सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा। अब रवि प्रशांत के पास जा खड़ा हुआ और भूत के अपने करीब आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में भूत ने प्रशांत के करीब आकर उसका गला पकड़ लिया। प्रशांत अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब रवि को जो मौका चाहिए था वह उसे मिल ही गया था। रवि ने अपने हाथ से उस जल को लिया और भूत की तरफ उछाल दिया, जिसके गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। प्रशांत ने राहत की सांस ली और रवि ने हवेली की सभी लाइटों को जला दिया। दोनों वहीं ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर पसर गए। दूसरे दिन सुबह जब दोनों की आंखें खुली तो 7 बज चुके थे। उसके बाद रवि ने अपना सामान उठाया और प्रशांत को जगाया। दोनों हवेली के बाहर आ गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर उस हवेली को देखा और रवि बोला, एक बार फिर से हमारा दोबारा जन्म हुआ समझो। प्रशांत उसकी बातें सुन मुस्कुरा उठा और दोनों अपने सफ़र पर चल पड़े। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।